आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। काफी लोग एग्जाम में गलती कर देते हैं, आया कॉजेज लिख दिए फैक्टर्स, आए फैक्टर्स लिख दिए ऑब्जेक्टिव्स। अब जो एक दिन में चैप्टर खत्म करते हैं वो थोड़ी ना डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि अच्छा अलग होते हैं, कि फैक्टर्स अलग, कॉजेज अलग, ऑब्जेक्टिव्स अलग, तो बेसिस क्या है फिर? बेसिस और फैक्टर्स एक ही होते, ये थियोरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द फैक्टर्स और द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, किस बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, प्रोवाइड होती है, कैलकुलेट होती है। What are the factors involved for calculating the amount of depreciation? Number one, original cost of the asset. Original cost of the asset. Cost includes, सबसे पहला most important तो क्या हो गया? Cost of the asset. What are the factors affecting depreciation? Number one, cost of the asset. आपने asset खरीदा कितने का? Acquisition cost. कह रहे सिर्फ वही? कह रहे नहीं, अब इसमें आपके पुराने अकाउंटिंग रूल्स भी यूज हो जाएंगे। Any expenditure incurred to bring the asset into its working condition is added to the cost of the asset. Any expenditure incurred at the time of purchase of an asset is also added to the cost of the asset. Any expenditure incurred on the repairs of a second hand machinery purchased are also added to the cost of the asset. तो ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। कैपिटलाइजेशन, जर्नल में हमने एक पूरा कॉन्सेप्ट किया था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, बट ओरिजिनल कॉस्ट में सिर्फ परचेज प्राइस नहीं आता, और भी कुछ चीजें आ सकती हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताई। कॉस्ट इंक्लूड्स प्राइस पेड टू द वेंडर, जो आपका परचेज प्राइस है, कमीशन अगर पे करी है वो भी आएगा, ब्रोकरेज अगर आई है वो भी आएगा, फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, ये सब एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज प्राइस प्लस फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन प्लस एनी अदर एक्सपेंडिचर, import duty, carriage, cartage, brokerage commission, any expenditure incurred at the time of purchase of an asset, or any expenditure incurred to bring the asset into its working condition, plus any other expense incurred at the time of purchase, at the time of purchase। इवन अगर मैंने एसेट की इंश्योरेंस भी कराई है ना परचेज के टाइम, तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है, बट उसके बाद हर साल जब इंश्योरेंस कराता हूं तो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज of an asset is added to the cost of the asset. For example, if a machinery is purchased for 7,50,000, 20,000 are incurred on its freight, carriage, cartage, 30,000 installation, तो सारी कॉस्ट ऐड करके मशीन की वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी। कोई डाउट? कोई भी डाउट? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट जीएसटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कॉस्ट ऑफ द एसेट। कह रहे अगर आपने कोई जीएसटी पे करा है, ध्यान से देखेंगे, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर आपने एसेट को खरीदने पे कोई जीएसटी पे करा है, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता, तो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट नहीं करता जीएसटी। ओके, इतनी सी बात बस पता होनी चाहिए। जीएसटी हमें पता ही नहीं क्या होता है, बस इतनी सी बात पता है कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स इम्पोज होता है। तो अगर मैंने कोई, सर गुड्स पे होता है ना, फिर एसेट पे थोड़ी ना होगा। अरे वो बोलने वाली बात होती है, गुड्स मतलब सामान, आपके लिए गुड, किसी और के लिए कुछ भी। तो गाड़ी पे भी लगता है, मशीन पे भी लगता है, सब कोई ऐसी चीज बची नहीं है जिसपे जीएसटी ना लगता, पनीर पे भी लगता है। पॉइंट इज कि अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन में उसका कोई रोल है कि नहीं है। कह रहे जीएसटी लगता है, बट जीएसटी एक सेपरेट अकाउंट में जाता है, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। तो डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट होगी तो कॉस्ट ऑफ द एसेट पे कैलकुलेट होगी, जीएसटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ये अच्छा हुआ। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ एन एसेट इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ एसेट बिकॉज वी डोंट केयर, बिकॉज बस नहीं होता, नहीं होता, लेट्स कीप इट सिंपल, ठीक है ना। इट इज नॉट एडेड टू द
cost of the asset. Depreciation is charged on the amount debited to asset account. तो जितने का आपने asset खरीदा ना, उसमें सब आ जाएगा, इंस्टॉलेशन, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड, वो सारे रूल्स अप्लाई होंगे. जीएसटी ऐड नहीं होगा एसेट की कॉस्ट में. तो एसेट की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी. क्लियर? ठीक है जी. कॉस्ट ऑफ द एसेट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेड. इसको बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट. क्या बोलते हैं इसको? फाइनेंस कॉस्ट. कह रहे फाइनेंस कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती. अब आपने गाड़ी है 10 लाख की, आपने लोन पे ले ली, तो वो तो 20 लाख की पड़ जाएगी आपको 5-7 साल में इंटरेस्ट पे करते करते. तो क्या 20 लाख के डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? कह रहे ना. इंटरेस्ट पेड, any finance cost paid in acquiring an asset or a fixed asset will not be added to the cost of the asset. आप एक्सपेंस मानो उसको, एक्सपेंस दिखाओ, आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं हो जाएगा वो. It does not include interest paid or payable on the amount borrowed to finance the purchase of an asset. Expenses of capital nature. तो ये हम ऑलरेडी, ये कॉन्सेप्ट हम इंपॉर्टेंट बहुत है, बट मैं कह रहा हूँ हम जर्नल में डिटेल में कर चुके हैं. कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल नेचर लाइक एक्सटेंशन, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू improve the efficiency of an asset is a capital expenditure. It will be added to the cost of the asset. Any expenditure incurred to maintain the life of the asset is a revenue expenditure. It is not added to the cost of the asset. So any expenditure of capital nature, extension of existing asset or repairs involving large amount and that increases the life of the asset or improves, तो इसको बोलते हैं ओवरहॉलिंग. क्या हो गया? ओवरहॉलिंग का मतलब होता है हेवी रिपेयर्स एक्सपेंडिचर टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द एसेट. बिल्कुल ही खत्म हो गया. तो जो कैपिटल नेचर का है इट विल बी एडेड, रेवेन्यू नेचर का इट विल नॉट बी एडेड, वो रिपेयर्स में चला जाएगा. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट हम ऑलरेडी 50 बार कर चुके हैं. इफ एन ओल्ड एसेट इज परचेज्ड, expenses incurred to make it ready for use are also included in the total cost of the asset. अगर आपने कोई सेकंड हैंड एसेट खरीदा है, उस पर अगर कोई रिपेयर्स करनी पड़ी to bring the asset into its working condition, it will also be added to the cost of the asset. क्या मैंने आपको कुछ नया बताया? सर नया तो नहीं बताया, बट ये सब बातें हम भूल चुके थे. इसीलिए बेटा सारी बातें मैंने वैसे ही डिस्कस करी जैसे फर्स्ट टाइम डिस्कस हो रही. नहीं सर, फिर भी थोड़ा सा तेज थे आप. किसी को कोई डाउट? समझ आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? 100% या 99? सर घबराहट इतनी है कि 100 ही निकलता है मुझसे. पूछ लिया करो डाउट, कोई डाउट होता है तो. What are the factors or basis of charging depreciation? Number 1, first basis था, first factor था cost of the asset. Second, estimated residual or scrap value. कह रहे अच्छा कितने साल की है? 5 साल. 5 साल के बाद जब हम इसको कबाड़ी में बेचेंगे, कबाड़ी को बेचेंगे, तो कितने पैसे रियलाइज हो जाएंगे? तो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू. कह रहा है आपने गाड़ी खरीदी, ओके बहुत अच्छा किया, 10 लाख की गाड़ी एग्जाम्पल, 10 साल है इसकी एस्टिमेटेड लाइफ, 10 अभी एस्टिमेट कर रहे हैं ये भी, 10 साल के बाद आपको क्या लग रहा है इसको बेच के कितने पैसे मिल जाएंगे? तो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू. रेजिडुअल वैल्यू वो भी एस्टिमेटेड होती है, एक्चुअल नहीं पता होती कभी, कंडीशन पे डिपेंड करता है, सब अलग अलग तरीके से रखते हैं. रेजिडुअल वैल्यू इज एन एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू of the asset at the end of its estimated useful life. The difference between the cost and the residual value is the amount that is written off over the useful life of the asset. Amount to be written off. कह रहे आपने 10 लाख के एसेट खरीदा और अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन है 1 लाख, तो 9 लाख आपको ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट डेप्रिशिएट करना है. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वन, नंबर 1 ओरिजिनल कॉस्ट, नंबर 2 स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू. मतलब क्या होता है रेजिडुअल वैल्यू का? वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ.
तो जो अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ है वो कैसे कैलकुलेट होता है, आपने कितने का खरीदा था उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, बाकी एक्सपेंस तो फिर उतना ही हुआ ना। अगर आपने 10 लाख का खरीदा था और जब खत्म हो जाएगा सब कुछ तो 1 लाख का तो बिक ही जाएगा, तो 9 लाख का ही तो एक्सपेंस होगा फिर आपका, फिर 9 लाख को हम डेप्रिशिएट करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ। ये क्या है, ये यूजफुल लाइफ, यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ। Useful or of the asset, life of the asset means the period for which asset is estimated to be productively used। वरना चलता तो जाएगा जिंदगी भर को, कुछ लोग तो 25 साल चला देते हैं गाड़ी, वो तो सरकार ने रूल बना दिए, वरना तो लोग कुछ निकालने ही ना दे पुरानी चीजें। बट प्रोडक्टिवली कह रहे भाई साहब चल तो रही है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। अब आपकी गाड़ी जो माइलेज दे रही थी 17-18 की, अगर अब दे रही है 9 की, तो वो प्रोडक्टिवली नहीं चल रही है, वो नुकसान ज्यादा देगी आपको अगर आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो। कोई डाउट? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, कितने सालों तक एसेट प्रोडक्टिवली चलता जाएगा। लीगल प्रोविजंस, तो व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। सर ये तो आया था अभी ऑब्जेक्टिव्स में भी, हाँ तो क्या हो गया, क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स, किन बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। लीगल प्रोविजन, कंपनीज एक्ट बताएगा कितना % डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, मशीनरी पे, फर्नीचर पे, लैंड पे, बिल्डिंग पे। बात समझ आ रही है? तो लीगल प्रोविजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेट ही यही बताते हैं किस रेट पे, बट स्कूल लेवल पे एक थ्योरेटिकल पॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन में आपको रेट गिवन होगा। द कंपनी लॉ और द इनकम टैक्स एक्ट प्रिस्क्राइब्स द मेथड, अभी हम देखेंगे कि दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एंड द रेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। While determining the amount of depreciation, legal provisions are kept in mind. Depreciation is provided each year so that book value of the asset is reduced to its estimated residual value at the end of its estimated useful life। कह रहे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, उस हिसाब से प्रिस्क्राइब किया जाता है ताकि आप उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें जितनी करनी थी। कह रहे कितनी करनी थी, कह रहे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, अमाउंट टू बी रिटन ऑफ जितना था उतना राइट ऑफ हो जाए। पीरियड फॉर विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, व्हाट आर द फैक्टर्स, किन बेसिस पे डिसाइड होगा कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरिजिनल कॉस्ट, नंबर 2 स्क्रैप वैल्यू, नंबर 3 एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ, नंबर 4 लीगल प्रोविजंस, एंड नंबर 5 द पीरियड फॉर विच डेप्रिसिएशन वाज टू बी चार्ज्ड। कह रहे सर इकोनॉमिक लाइफ कभी कभी अलग हो सकता है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द पीरियड ऑफ द एसेट इट इज यूज्ड इन द बिजनेस। फॉर एग्जांपल एसेट इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। अब ध्यान से देखना कि आपने 1 अक्टूबर को खरीदा और बुक्स कब क्लोज होती हैं, 31 मार्च, कुछ मेंशन नहीं होता तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। तो अगर आपने 1 अक्टूबर को एसेट खरीदा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी या सिर्फ 6 महीने की। सिक्स मंथ, जितना एसेट यूज हुआ हो उतनी ही लगेगी। अगर आपने 1 अप्रैल को खरीदा होता तो पूरे साल यूज करा था तो पूरे साल के डेप्रिसिएशन, तो जिस साल जितना यूज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन, द पीरियड फॉर विच द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज, कि जितना पीरियड आपने एसेट यूज करा है उतने की ही डेप्रिसिएशन लगेगी। बात समझ आई? एक्सेप्शन क्या है इसकी, कभी कभी रेट क्या होता है, मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10%। पर एनम वर्ड्स नहीं है, तो अगर वर्ड्स पर एनम नहीं है तो फ्लैट रेट होता है, फिर टाइम पीरियड विल बी इग्नोर्ड। बट नॉर्मल सिनेरियो में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन विद द वर्ड्स पर एनम। पर एनम का मतलब होता है कि साल की 10% है, अगर आपने 6 महीने यूज करा है तो 6 महीने की हाफ हो जाएगी। तो depreciation will be charged for 6 months if the asset is purchased on 1st October. If an asset is sold, depreciation will be charged for the from the beginning up to the date of sale. अगर आपने asset बेचा उस साल, आपने बेचा 1 जुलाई को, तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने यूज करा एसेट, तो पहले 3 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, उसके बाद एसेट बेचा जाएगा तो उसका प्रॉफिट और लॉस करेक्ट कैलकुलेट होगा।
तो डेप्रिसिएशन उतने पीरियड की ही चार्ज होगी जितने पीरियड आपने एसेट यूज करा हो. But this principle does not apply if the words per annum are not given along with the rate of depreciation. So ये very important. So if the rate of depreciation is given with the words per annum, तो फिर टाइम पीरियड के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी. पूरे साल यूज हुआ है तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तो पीरियड के हिसाब से. इंपॉर्टेंट है. तो यही बात यहाँ पे डिटेल में, when the rate of depreciation is given with the words per annum, 15% per annum given है, तो क्या होगा? Depreciation is given, depreciation will be charged only for the period for which the asset is held, जितना टाइम आपने asset यूज करा. If the date of acquisition is not given, कुछ मेंशन नहीं कि आपने खरीदा कब था, तो हम अज्यूम करेंगे कि स्टार्टिंग में ही खरीदा था, पूरे साल के डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी. अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है विद द वर्ड्स पर एनम, तो जितने पीरियड आप एसेट यूज कर रहे हैं उतने पीरियड की ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगी. बट सर जिस साल हमने एसेट खरीदा बस लिखा है मशीनरी वाज परचेज फॉर 5 लाख, कुछ मेंशन नहीं है कि डेट क्या थी, तो हम अज्यूम करेंगे कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ही खरीद लिया होगा और पूरे साल के डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे. कोई डाउट? समझ आया मैंने क्या बोला? क्लियर? बट if the rate of depreciation is given without the words per annum, rate of depreciation without the words per annum given hai, depreciation will be charged for the full year. Time period will be ignored. Time period will not be taken into consideration. Time period will be ignored if the rate of depreciation is given without the words per annum. बुक वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. वैल्यू एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि आपके बुक्स में वैल्यू क्या आ रही है, कैसे कैलकुलेट होती है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट. ये जो फैक्टर्स और बेसिस है थ्योरेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.